Hello, welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। इस वीडियो में हम competitive एग्जाम्स के लिए या competitive एग्जाम्स में के लिए प्रिपेयर होने के लिए ग्रामर के लेसन्स और पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ब्स। आज यह नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वर्ब्स। वैसे जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये रिमेडियल ग्रामर में, इस टॉपिक को मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन अब कंपैटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, जो कंपैटिटर्स हैं, उनके लिए मैं अब यह दोबारा से इस लेसन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स का सबसे पहले बात आती है कि वर्ब्स होती क्या है, व्हाट इज अ वर्ब। तो वर्ब की डेफिनेशन है, ए वर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज इंडिकेटिंग एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड और फ्रेज है जो किसी एक्शन, इवेंट और स्टेट को इंडिकेट करता है, या फिर किसी एक्शन, इवेंट और स्टेट को इंडिकेट करता हुआ कोई फ्रेज और वर्ड होता है जिसको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी टीचेज अस इंग्लिश। इसमें टीचेज वर्ड क्या है? टीचेज एक्शन है। एंड द एक्सीडेंट हैपन्ड एट नाइट। तो हैपन्ड इसमें वर्ब है, जो कि हैपन्ड क्या है? इवेंट है। एंड ही इज इन पोर हेल्थ। ये जो इज है इसमें, ये इज पोर हेल्थ के विषय में बताता है, तो इसलिए इज क्या है? इज इसमें स्टेट है। स्टेट है का मतलब है कि इज स्टेट को यानी अवस्था को बताती है। एंड हैपन्ड या इवेंट की ओर इशारा या इंडिकेट करता है। एंड टीचेस यहाँ पर एक्शन की ओर इशारा करता है। तो इसलिए वर्ब में पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि एक्शन, इवेंट और स्टेट किसको कहते हैं। तो एक्शन, किसी भी मूवमेंट को हम एक्शन कहते हैं। जैसे दौड़ रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, देख रहा है। देखना मतलब गर्दन घुमा करके ढूंढना, देखना। एक तो देखना वह होता है जिसमें अपने आप दृश्य आंखों में आता है, वह देखना एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम गर्दन घुमा करके देखते हैं, लुक जिसमें हम वर्ब यूज करते हैं, वॉच यूज करते हैं, ये सब एक्शन होते हैं। तो जैसे खुजली करना, लिखना, बोर्ड घुमाना, इस तरह से लैपटॉप उठाना, ये सब क्या है? ये सब एक्शन होते हैं जिनमें बॉडी में मूवमेंट होता है, जिनमें हमारा बॉडी का कोई ना कोई पार्ट उस एक्शन को करते समय या उसको परफॉर्म करते समय, एक्शन को, जो भी वर्ड है उसको परफॉर्म करते समय हमारा शरीर का कोई ना कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, उसको हम एक्शन कहते हैं। या किसी की मतलब प्लेस और पोजीशन में चेंज आता है तो उसको हम एक्शन कहते हैं। लेकिन अगर कोई मतलब एक्शन का हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इवेंट क्या होता है? इवेंट की अगर हम मीनिंग पढ़ेंगे डिक्शनरी में, तो इवेंट कहते हैं किसी घटना को। तो इवेंट क्या है? इवेंट कोई घटना है। तो घटना कोई इवेंट है, कोई घटना है, या कोई इसी तरह की कोई प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको भी आजकल इवेंट कहते हैं। तो ऐसी चीज को यहां भी देखिए हैपन्ड। तो हैपन्ड का कोई एक्चुअल और रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। हैपन का जो सब्जेक्ट है वो एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट मीन्स जिस तरह से शी टीचेज अस, तो जो भूमिका टीचर्स में शी की है वह भूमिका एक्सीडेंट हैपन्ड में एक्सीडेंट की नहीं है। जो एक्सीडेंट है वो वास्तव में हैपन का रिजल्ट है। हैपन हुआ इसलिए हम उसको मतलब ऑल ऑफ सडन कोई चीज हुई, हैपन हुई, तो हैपन का रिजल्ट जो हुआ उसको हमने एक्सीडेंट कहा, और उस एक्सीडेंट को हम यह सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इसलिए जो भूमिका टीचर्स में शी की है, जो भूमिका रन में ही की है, जो भूमिका या रोल जंप में ही का है, वह रोल एक्सीडेंट का हैपन में नहीं है। इसलिए
इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जैसे दी एक्सीडेंट हैपन, जिनमें कि मतलब सब्जेक्ट तो बनाते हैं हम उसको, लेकिन उसकी भूमिका वास्तव में उसमें नहीं होता, वो नाम का सब्जेक्ट होता है, नाम का। जैसे कई बार हम जो है शादियों में जाते हैं, देखिए, तो हम वो फूफा को मालिक बना देते हैं। फूफा के हाथ में पैसे होते हैं, बैग होता है, लेकिन निर्देश फूफा को दिया जाता है कि जितना इशारा होगा उतने ही आप दोगे। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इन वर्ब्स के फूफा होते हैं, जो वास्तव में मालिक नहीं होते या सब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन इनको मालिक बना करके बिठाया जाता है। तो ये बात थी। इसके बाद है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है दशा, अवस्था। तो किसी की दशा और अवस्था बताने के लिए जिन वर्ब्स का यूज किया जाता है उनको हम स्टेट बताने वाली कहते हैं। तो ये स्टेट की ओर इशारा करने के लिए और इवेंट की ओर इशारा करने के लिए और किसी एक्शन की ओर इशारा करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। इसलिए इसमें टीचेस वर्ब हो जाती है, इसमें हैपन्ड वर्ब हो जाती है और इसमें इज वर्ब हो जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो वर्ब्स के, जब वर्ब की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, इस तरह से ये इज का मतलब है कि इज, एम, वॉज, वर जो होते हैं ये स्टेटिव वर्ब्स कहेंगे। स्टेटिव वर्ब्स मतलब स्टेट बताने वाले वर्ब्स हम कहेंगे। इस तरह से एक्सीडेंट हैपन, बारिश हो गई, है ना, बारिश हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या है, ये घटना, मतलब ये घटना बताने वाले। जहां भी हुआ शब्द यूजुअली आता है ना, जैसे एक्सीडेंट हो गया, झगड़ा हो गया, इसी तरह से बारिश हो गई, इस तरह से लूट हो गई। तो ऐसे जो वर्ब्स होंगे वो सभी इवेंट को इंडिकेट करने वाली वर्ब्स होंगी। तो इसलिए इनको इवेंट डिस्क्राइबिंग वर्ब या इवेंट इंडिकेटिंग वर्ब्स हम इनको कहेंगे। इसी तरह से टीचर्स क्या है, एक्शन इंडिकेटिंग, इसमें सीधा एक्शन के विषय में बात है, ये एक एक्शन होता है। तो इस तरह से अलग अलग ये वर्ब्स हो गई। अब बात करते हैं वर्ब्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब्स के काइंड्स, प्रकार कितने होते हैं, यानी वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे तो वर्ब्स कई प्रकार की होती हैं। वर्ब्स फाइनाइट होती हैं, वर्ब्स नॉन फाइनाइट होती हैं, वर्ब्स ट्रांजिटिव होती हैं, वर्ब्स इंट्रांजिटिव होती हैं, है ना। इस तरह से जो इसमें नहीं है, हालांकि वो अगले टॉपिक्स में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी अगले टॉपिक्स में आएंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जब हम इन्फिनेटिव का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या है, फिलहाल काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अपने फंक्शन के आधार पर वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। क्या है वो दो प्रकार, एक तो प्रकार है मेन वर्ब्स का, यानी एक तो वर्ब वो होती है जो किसी सेंटेंस में उसके एक्शन को एक्सप्रेस करती है और एक्शन को की तरफ इशारा करके वो उसकी मेन वर्ब बन जाती है। ठीक है, एंड दूसरी होती है, इसको हम कहते हैं वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, वन आर मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स को हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब्स मतलब मुख्य वर्ब्स, जैसे रीड, राइट, ईट, ड्रिंक, लाफ, है ना, थिंक, मूव, रन। तो ये सभी मेन वर्ब्स हो गए। इस तरह से इनके साथ जो हेल्प करने वाली होती है बी होती है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इनके प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो हम इनको एक्स्ट्रा वर्ब्स भी कहते हैं। चूंकि इन वर्ब्स का अपना मेन कोई फंक्शन नहीं होता है, मेन फंक्शन होता है मेन वर्ब की मदद करना, यानी मेन वर्ब को एक लुक देना या मेन वर्ब को एक फॉर्म देना। तो मेन वर्ब को एक फॉर्म देने के लिए इनका यूज किया जाता है, इसलिए हम इनको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्ब या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब हम इनको कहते हैं। तो दो टाइप की वर्ब्स, दो टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स और काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। वन इज मेन वर्ब्स एंड सेकंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी दूसरी प्रकार की जो है उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जांपल क्या है, बी है, डू है, हैव है, कैन है, ये चार ऑक्सिलरी वर्ब्स है
और मतलब ये 4 टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो एक एक सबका एग्जांपल यहाँ पर ले लिया गया है। अब चूंकि मेन वर्ब्स की बात के बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स का ही मैटर आ जाता है। अब 3.1 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑक्सिलरीज। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि एक्स्ट्रा होती हैं, हेल्प करती हैं और मेन वर्ब को फॉर्म एक देने में इनकी भूमिका होती है, मदद करती है, तो इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब हम कहते हैं। यही बात अब हम नीचे जाकर के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सिलरीज आर ऑफ 3 काइंड्स, ये सॉरी 3 तरह की होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं एक तो बी, दूसरी हैव और तीसरी डू। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। एंड बी कौन कौन सी होती हैं? बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो एम, इज, आर, ये प्रेजेंट के लिए होती हैं और वॉज, वर पास्ट के लिए होती हैं। हैव की जो फॉर्म्स होती हैं वो हैज, हैव प्रेजेंट के लिए होती हैं और पास्ट के लिए हैड होती है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। एंड डू एक ग्रुप होता है, तो प्रेजेंट के लिए डू डज होता है और पास्ट के लिए डिड होता है। प्रेजेंट के लिए डू डज होता है और पास्ट के लिए डिड होता है, तो ये ऑक्सिलरीज होती हैं। डू डज और फिर यहाँ पर डिड, पास्ट के लिए डिड होता है। तो इनको बी, हैव, डू, ये 3 का ग्रुप है, इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। एंड बी की जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम बी मतलब प्रेजेंट के लिए एम, इज, आर होती है और पास्ट के लिए वॉज, वर होती है। इसी तरह से प्रेजेंट के लिए हैव होती है एंड सॉरी प्रेजेंट के लिए मतलब हैव एक ऑक्सिलरी होती है जो प्रेजेंट के लिए जिसकी फॉर्म्स हैज, हैव होती हैं और पास्ट के लिए हैड होती है। तो ये ऑक्सिलरीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। एंड इसके बाद दूसरी जो ऑक्सिलरीज होती हैं दे आर द मॉडल ऑक्सिलरीज। जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं ये वास्तव में मतलब a model auxiliary is a verb used with another verb to express an idea such as यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो such as जैसे कि चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा इसको, चूंकि मैंने इसको किया हुआ है जूम क्या हुआ है इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज, तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है? ए मॉडल ऑक्सिलरी इज ए वर्ब यूज्ड विद अनदर वर्ब टू एक्सप्रेस एन आइडिया such as possibility which is not expressed by the main verb of the sentence. He could come tomorrow. ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो कि दूसरी मेन वर्ब के साथ या दूसरी वर्ब के साथ यूज की जाती है और यह किसी आइडिया को, किसी ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करती है जैसे कि पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। तो जो हमारी जो मेन वर्ब्स होती है, मेन वर्ब्स जैसा कि हमने अभी तक टेंसेस में पढ़ा, सभी में कन्फर्मेशन कोई ना कोई होता है। जैसे वह या तो खा रहा है या खाता है या खाएगा या खा रहा होगा, खा चुका होगा, सब में ये, किसी में कोई संभावना नहीं होती है कि शायद वह खा चुका हो, शायद वह आ चुका हो, शायद वह सो रहा है, मतलब ये कंफर्म होता है, सो रहा है, कंफर्मिटी है, एक तरह से ये कंफर्म है, सर्टनिटी है, मतलब डेफिनेसी है इसमें। वह सो रहा है, निश्चित है, मतलब एकदम क्लियर है, कंफर्म है कि ये है, सो रहा है। लेकिन शायद सो रहा हो, तो इस तरह के संभावना या पॉसिबिलिटी के लिए कोई दूसरी फॉर्म टेंस में नहीं होती है, यानी मेन वर्ब जो है कोई संभावना नहीं बता पाती है। तो इसलिए संभावना बताने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत हमको पड़ती है और इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे इसमें देखिए ही कुड कम टुमारो, यहाँ अगर हम एज अ इसको टेंस लें तो ही कम टुमारो, ही कम्स टुमारो, वह कल आता है यानी कल आएगा। ही हैज कम, तो वह आ चुका है। ही विल कम, आएगा, लेकिन जो है वह कल आ सकता था या वह कल आ सका, ये कहने के लिए कोई टेंस या कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म नहीं है। तो
तो इसलिए यहाँ पर कुड का यूज करके इस सेंस को या इस मीनिंग को यहाँ पर लाया जा सका। तो इसलिए कम के साथ कुड लगा दिया गया, तो कुड क्या हो गया, कुड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ऑक्सिलरी का मतलब है एक्स्ट्रा, ऑक्सिलरी का मतलब है एक्स्ट्रा। तो जो चीज एक्स्ट्रा होती है उसको हम ऑक्सिलरी कह देते हैं। कई बार आपने देखा होगा रेल का इंजन मतलब एक तो लगा ही होता है लेकिन एक काम नहीं कर पाता है या ट्रेन को नहीं चढ़ा पाता है कहीं, तो दो दो इंजन लगा दिए जाते हैं। जैसे कि मुंबई की तरफ, हालांकि मैं मुंबई कभी नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि रास्ते में कुछ ऐसी पहाड़ियां पड़ती हैं जहां पर वो ट्रेन मतलब एक इंजन उसको लेकर के उस पहाड़ी पर नहीं खींच सकता है, तो इसलिए दो इंजन लगाए जाते हैं, एक आगे से एक पीछे से, या कई बार दोनों आगे ही लगाए जाते हैं इंजन। तो इसी तरह से जब एक वर्ब काम नहीं कर पाती तो वहां पर दूसरी वर्ब लगा करके कोई वर्ब, कोई फंक्शन उनसे कराया जाता है, तो दूसरी वर्ब को ही ऑक्सिलरी कहते हैं। अगर हमने वहां ट्रेन में दूसरा इंजन लगाया है तो उसको भी हम ऑक्सिलरी इंजन ही कहेंगे। तो इस तरह से ही कुड यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई यहाँ पर। अब बात है मॉडल ऑक्सिलरीज आर, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट टू, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होती हैं, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। एंड दूसरे टाइप की जो वर्ब्स हैं ये होती हैं सेमी मॉडल। अगर ये ए है तो इसको हम बी कहेंगे, ये वन है तो इसको हम दूसरे टाइप की कहेंगे। तो सेमी मॉडल और मार्जिनल ऑक्सिलरीज, यानी कि ये 50% क्या है, ऑक्सिलरीज होती हैं और 50% मतलब ये सेमी मॉडल होती हैं। या तो इनको आधी ऑक्सिलरी कह सकते हो या फिर इनको आधी मॉडल ऑक्सिलरी कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो। ये होती है नीड, डेयर एंड यूज्ड। यूज्ड को हमेशा टू के साथ यूज करते हैं, इसलिए यहाँ विद टू लिखा हुआ है। नीड, डेयर एंड यूज्ड, ये तीन सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। इसको मॉडल भी या मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब जिसमें मार्जिन निकला हुआ हो कुछ, मतलब एक्स्ट्रा। तो ये तीनों इस तरह से होती हैं, ठीक है। इसके बाद है मेन वर्ब्स। अब ये मेन वर्ब्स क्या होती हैं, ऑल अदर देन ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। यानी अगर कोई वर्ब ऑक्सिलरी नहीं है, इस तरह से अभी जो हमने ऑक्सिलरी पढ़ा ये टोटल सब मिलाकर के 27 हो जाएंगे। अगर हम सबको काउंट करेंगे तो ये सारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। आप बाद में काउंट कर लेंगे, सब 27 बैठेंगे। इसमें एक मेरे ख्याल से अभी बीन का यूज नहीं हुआ है यहाँ कहीं, तो बीन नहीं आया है तो इसलिए 26 ये हो जाएंगे। एंड बीन, बी तो आया ही है, बी आया है, सिर्फ बीन नहीं आया है, इनमें कहीं भी बीन का यूज अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए ये 26 होंगे। वैसे टोटल बीन को मिला करके, बीन भी तो बी का ही फॉर्म है ना, तो बी, वॉज, वर एंड बीन, तो बीन को मिला करके ये सब 27 होते हैं। इसलिए 27 ऑक्सिलरी वर्ब्स है। एंड अगर ये 27 ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है तो फिर जो भी उसके बाद बचा अंग्रेजी में, अगर वर्ब के रूप में कोई भी है और ये 27 नहीं है तो फिर उसको आप मेन वर्ब कहते हो। तो इस तरह से भी आप मेन वर्ब समझ सकते हैं कि अगर ये 27 ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, 27 ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, जैसे बी, बी, इज, एम, आर और बीन, फिर डू, डज, डिड, फिर हैज, हैव, हैड, फिर कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to and need, dare, used, ठीक है। ये सब मिलकर के 27 हो गई आपकी। बीन भी इसमें हमने लगा लिया, मस्ट भी आ ही गया, ठीक है ना। तो ये सभी मिलकर के आपकी 27 ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए। अगर ये 27 नहीं है तो फिर बाकी जो भी हैं सब मेन वर्ब्स है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इन दिस वे रीड, राइट, ईट, ड्रिंक एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब्स ही हैं। These can be divided into two on the basis of how they form the simple past and the past participle। यानी और इसी तरह से ये जो मेन वर्ब्स है इनको भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी दो प्रकार में इनको भी विभाजित किया जा सकता है। These can be, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी डिवाइडेड इनटू टू, यानी इनको भी दो प्रकार से विभाजित या दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ, किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मतलब इस स्थिति में
कि वे कैसे काम करती हैं, हाउ दे फॉर्म द सिंपल पास्ट, यानी उनका सिंपल पास्ट वो कैसे उनका बनता है, एंड पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में, यानी उनकी सेकंड फॉर्म कैसे बनती है, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म उनकी कैसे बनती है। इस आधार पर उनको भी दो प्रकार से, दो रूपों में बांटा जा सकता है। वन इज रेगुलर वर्ब्स एंड वन इज इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स, द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी और ईडी टू दी बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, हमेशा ध्यान रखें जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिव, लिव्ड, लिव्ड। तो इस तरह से बेयर इन्फिनेटिव लिव है और उसकी सेकंड फॉर्म लिव्ड है एंड थर्ड फॉर्म लिव्ड है। तो इस तरह से देखिए कि इस बेस पर कि वह किस तरह से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनी, इस अवस्था पर हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यानी जिनके लास्ट में हम डी और ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी ईडी लगा करके और ईडी लगा करके जिनको हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसको हम हमेशा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। एंड जिनके साथ क्या होता है? दी सिंपल पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ इरेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। यानी जिनके साथ डी और ईडी लग करके सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, बल्कि अलग अलग प्रकार से बनती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट एंड थर्ड फॉर्म है गॉन। इसी तरह से फर्स्ट फॉर्म है गिव, सेकंड फॉर्म है गेव एंड थर्ड फॉर्म है गिवन। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म्स जिसकी अलग अलग हैं, तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर। इरेगुलर में इर का मतलब होता है नॉट एंड रेगुलर का मतलब तो रेगुलर होता ही है, तो इर का मतलब नॉट होता है। इस तरह से इरेगुलर का मतलब नॉट रेगुलर हो जाता है। यहाँ है रेगुलर वर्ब्स एंड ये है नॉट रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स जिनके लास्ट में डी और ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती हैं, एंड इरेगुलर मीन्स नॉट रेगुलर वर्ब्स, यानी वे वर्ब्स जिनके लास्ट में डी और ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाई जाती है, बल्कि उनकी सबकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड फॉर्म अलग होती है एंड थर्ड फॉर्म अलग होती है, तो उसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो इनके फंक्शंस पर कि वो कैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, उस आधार पर इनके हमने देख रहे हैं कि उनको एक को रेगुलर और एक को इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अब है ऑक्सिलरीज के फंक्शंस क्या होते हैं? ऑक्सिलरीज के फंक्शंस, तो यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सिलरीज। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ तो है, ये रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है आपकी में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। और जितनी देर छोटा करूंगा उतनी देर मैं बोलूंगा नहीं, तो इसको भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, जो मैं नहीं बोल रहा हूं उसको, ठीक है। मतलब टॉलरेट कर लीजिए का मतलब है कि मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दीजिए, मैं अभी इसको थोड़ा सा, ये हो गया, ये मुझे लगता है ज़्यादा हो गया और इससे फिर आपको दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए मैं इतना कर लेता हूँ। ये हो गया 204%, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ऑक्सिलरीज के फंक्शंस की। अब मुझे लगता है सारा रिकॉर्डिंग में आपकी में आ रहा है, हर चीज़ आप जो मैंने अभी पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें ही लगभग आ रही हैं आपकी, तो पॉसिबिलिटी सब चीज़ें लगभग आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर नहीं आ रही है थोड़ा सा, तो मैं इसको हल्का सा इस तरह से कर देता हूँ, राइट। तो मेन वर्ब्स मैंने पढ़ा। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज के फंक्शंस की, बात करते हैं कि ऑक्सिलरीज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरीज के फंक्शंस हैं, ऑक्सिलरीज मतलब क्या क्या काम करती है, ऑक्सिलरीज की जरूरत क्यों पड़ती है हमको। तो ऑक्सिलरीज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि नंबर 1, ऑक्सिलरीज आर यूज्ड प्राइमरली टू शो whether an action is complete, habitual or continuous।
यह बताने के लिए कि जो एक्शन हम किसी सेंटेंस में दिखा रहे हैं वह एक्शन कंप्लीट हो गया है क्या, या वो हैबिचुअल यानी रूटीन वाला है, आदत वाला है, रोजाना होने वाला है, और कंटिन्यूअस या फिर किसी टेम्पररी एक्टिविटी को दिखाने के लिए कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी उस समय जब हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं, तब वो एक्शन चल रहा होगा और उसके आगे पीछे फिर वो आगे बंद हो जाएगा। तो क्या ऐसा है? तो इस अवस्था को, ताकि वर्ब की इस अवस्था को दिखाया जा सके कि एक्शन, उसका जो वर्ब में जो हम एक्शन कह रहे हैं वो कंप्लीट अवस्था में है या हैबिचुअल में है या फिर कंटिन्यूअस में है, किस में है, ये हम बता सकें। इसलिए आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। एक तो ये हमारी समस्या है, इसलिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। फिर से सुन ले, एक्शन को कंप्लीट, हैबिचुअल और कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्या अवस्था है, ये दिखाने के लिए। दूसरा, ऑक्सिलरीज आर यूज्ड इन नेगेशन, इंट्रोगेटिव्स एंड एम्फेटिक स्टेटमेंट्स। आपने नेगेशन तो जानते ही हैं, जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूं, वह जा नहीं रहा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सब क्या है, नेगेशन है। इंट्रोगेटिव्स क्या है, क्वेश्चन जहां पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस पूछने के लिए जो फॉर्म यूज की जाती है उसको हम इंट्रोगेटिव्स कहते हैं। एम्फटिक क्या है, एम्फटिक वह है जिसमें हम कोई बल देते हैं, किसी फॉर्म में किसी वर्ब पर हम कोई बल देते हैं। जैसे हमने कहा ये जरूर पढ़ना, इस लाइन को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इस लाइन को जरूर जरूर देखना। तो जहां हम जरूर 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 कहते हैं, मेरे घर जरूर आना, मेरी बात जरूर मानना, अपने मम्मी पापा का कहना जरूर मानना, या वह मम्मी का कहना तो मानता है लेकिन पापा का नहीं मानता है, ठीक है। तो ऐसे मम्मी का कहना तो मानता है, पापा का कहना नहीं मानता है। वह दूध तो पीता है लेकिन वह मलाई निकाल करके फेंक देता है। तो दूध तो पीता है, एक तो इस तरह के सेंटेंसेस। दूसरे सेंटेंसेस वे जिनमें हम जरूर जरूर लगा करके हम बात करते हैं, 2-3 बार जरूर जरूर। तो इसका मतलब है हम उस वर्ब पर या उस एक्शन पर जोर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, ताकि सुनने वाला व्यक्ति हमारी अनिवार्यता या हमारी गंभीरता को समझे और उस काम को करे। अब जैसे मैं ही हूं, मैं आपसे कहूं मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर 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 करना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके घर पे आकर के पकड़ के आपकी उंगली से जबरदस्ती कराऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं अपनी गंभीरता को समझाने के लिए जरूर 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 भैया प्लीज ऐसे करके ही मैं कह सकता हूं। तो इसी को हम कहते हैं एम्फेटिक करना किसी चीज को, ठीक है। जैसे बाजार जा रहे हो, गोलगप्पे जरूर लाना, तो ये क्या है, जरूर कह दिया ना। तो इससे सेंटेंस, इसी को हम कहते हैं एम्फेटिक हो गया ये सेंटेंस। यानी हमने एक सेंटेंस पर या वर्ब पर हमने एम्फसाइज किया, फोर्स किया, उसको इंपॉर्टेंस या अंडरलाइन की कह करके, तो इसको हमने कहा जरूर, ठीक है। जैसे पैसे तुम कमाते हो, टैक्स जरूर भरना, ठीक है। इस तरह से हमने कोई बाजार जा रहे हो, फला काम जरूर करना, हाँ, इस तरह से हाजिरी जरूर लगाना, हाँ, स्कूल जा रहे हो तो हाजिरी जरूर लगाना। अब आप स्कूल तो रोज जाते हैं, हाजिरी कभी नहीं लगाते, अटेंडेंस कभी नहीं देते, स्कूल में बैठते हैं, लास्ट में एग्जाम का दिन आएगा तो आपको भगा दिया जाएगा कि आपकी अटेंडेंस तो है ही नहीं। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस इस तरह से करने को हम एम्फेटिक करना कहते हैं। मुझे लगता है काफी मैंने आपको बोर कर ही दिया होगा, काफी एक्सप्लेन कर लिया इस पर, ठीक है। तो इस आवश्यकता के लिए, यानी निगेशन और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए और सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए हमको ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत होती है। अगर ऑक्सिलरी नहीं होगी तो हम ये निगेशन या इंट्रोगेटिव्स या फिर एम्फेटिक नहीं बना पाएंगे स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट्स मतलब सेंटेंस, सेंटेंस में जो बात हम कहते हैं वो हमारा स्टेटमेंट होता है। They are used in short answers to avoid the tedious repetition of words. टीडियस का मतलब होता है थकाऊ, तो थकाऊ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का दोबारा थकाऊ प्रकार से दोहराना, दोहरा करके थका देते हैं वर्ड्स हमको। तो उस सबसे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज कर लेते हैं और उससे हम शॉर्ट आंसर्स दे देते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स देते, इसका अभी आपको एग्जांपल्स आगे मिलेगा, नहीं तो मैं जब तक बढ़ा देता हूँ कि डू यू
लव आइसक्रीम, यस आई डू। डू यू गो टू योर स्कूल, यस आई डू। ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, डू यू लाइक आइसक्रीम, यस आई डू, और नेगेटिव, नो आई डोंट। तो ये डू होने की वजह से, यानी ऑक्सिलरी वर्ब होने की वजह से हमने ये आंसर शॉर्ट में दे दिया। अदरवाइज हमको अगर ये ऑक्सिलरीज नहीं होती तो फिर हम यस आई लाइक आइसक्रीम यही कहना पड़ता। लेकिन पहले तो क्वेश्चन ही नहीं बनता अगर डू नहीं होता। तो डू यू लाइक आइसक्रीम, यस आई डू। तो यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट में आंसर दे दिया ऑक्सिलरी की मदद से। तो हिंदी में भी हम हाँ या सर हिला करके काम चला लेते हैं, तो वही काम या इंग्लिश में हम शॉर्ट आंसर ऑक्सिलरी की मदद से, ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद से देते हैं। An auxiliary verb allows the rest of the clause to be deleted। या ये भी देखिए कि अगर auxiliary verb है तो auxiliary verb के कारण हम auxiliary के बाद जो आने वाली जो पूरी clause है उसको हम delete भी कर सकते हैं, यानी उसको हम छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ हम auxiliary तक लिखें और तब भी हमारा सेंटेंस क्या माना जा सकता है, पूरा माना जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। और क्या हो गया, यस आई कैन। हालांकि होना तो ये चाहिए, यस आई कैन हेल्प यू लिफ्ट दिस बॉक्स, यस आई कैन हेल्प यू लिफ्ट दिस बॉक्स होना तो ये चाहिए। लेकिन कैन पर ही फुल स्टॉप लगा करके हमने पूरा सेंटेंस खत्म कर दिया, यस आई कैन। कैन यू हेल्प मी रीड दिस लेटर, यस आई कैन। कैन यू हेल्प मी reach the post office, yes I can, sorry I can't। ठीक है, तो इस तरह से कैन लिख करके बाकी सब पूरे को, इसको अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं नॉट यस आई कैन हेल्प यू लिफ्ट दिस बुक, तो ये क्या है, ये टोटल हमको डिलीटेड मानना चाहिए। कहाँ के बाद, हेल्प यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये क्या है, टोटल डिलीटेड मानना चाहिए। तो यस आई कैन, इस तरह से हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स को का हमने यूज किया। अब होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो ये हमने इस तरह से कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हमने सीखे ऑक्सिलरी वर्ब्स के। ठीक है, एंड नाउ 3.2 ऑक्सिलरीज फॉर्म्स। तो ऑक्सिलरीज की फॉर्म्स कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो ऑक्सिलरीज की जैसा कि उनका काम है उस तरह से ऑक्सिलरीज जैसे कि हमको सेंटेंसेस बनाना सिखाते हैं या अलाउ करते हैं, उसी तरह से एक तो उनकी नेगेटिव फॉर्म होती है जैसे डोंट, डजंट, कांट, कुडंट, मेयंट, हैजंट, हैवंट, वॉन्ट, शांट। तो ये सब क्या है, नेगेटिव फॉर्म्स है, तो सबके साथ नेगेटिव नॉट लग के आता है। तो एक तो ऑक्सिलरीज की नेगेटिव फॉर्म्स होती हैं। दूसरा, ऑक्सिलरीज की इंट्रोगेटिव फॉर्म्स भी होती हैं। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव जब इंट्रोगेटिव बनाने में मदद करती है ऑक्सिलरी तो वो उसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाती है। एंड तीसरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म होती है, यानी जब कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस को हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसी को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म कहते हैं। जब केवल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हम उसको इंट्रोगेटिव फॉर्म कहते हैं। जब केवल नेगेटिव बनाते हैं ऑक्सिलरी की मदद से तब हम उसको नेगेटिव फॉर्म कहते हैं। तो दिस आर द forms of auxiliary, these three: negative interrogative form and negative interrogative form. Next is formation of question tags। वैसे क्वेश्चन टैग का चूंकि पूरा चैप्टर हमने एक लिया है बाद में आपके लिए, तो इसलिए यहाँ पर हमने उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है क्वेश्चन टैग को, और क्वेश्चन टैग में हमने बस थोड़ा सा ही यहाँ पर लिया है आपके लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स, यानी कि क्वेश्चन टैग्स को फॉर्म करने में भी ऑक्सिलरी की ही भूमिका होती है। अब बात आती है क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो यहाँ पे अ क्वेश्चन टैग और टैग क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉल्ड द टेल क्वेश्चन, टेल क्वेश्चन भी हम इसको कहते हैं। The structure of a question tag is auxiliary plus subject, और जो सब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन होता है, यानी कि ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी के साथ में जो सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का या तो वहां भी प्रोनाउन ही आया होगा सब्जेक्ट की जगह, या फिर सब्जेक्ट के, या फिर जो सब्जेक्ट है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन लगाएंगे। उस जैसे राम दिनेश महेश आया है तो राम दिनेश महेश ने लगा करके ही शी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे होगा प्रोनाउन ही, यहाँ पर राम महेश दिनेश ये नहीं होगा, ये इसकी शर्त है। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट,
ये होता है, इतने को कहते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे इजंट शी, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गई और ये प्रोनाउन हो गया। इतने को मिला करके जो ऐसे छोटा सा मतलब किसी बात को कंफर्म करने के लिए, चलिए ये लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ करके सुनाते हैं। जैसे द स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस एन असम्पशन एंड द क्वेश्चन टैग एक्सप्रेसेस कंफर्मेशन ऑफ द असम्पशन। यानी किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती है, एक तो स्टेटमेंट होता है और एक उसके साथ क्वेश्चन टैग होता है। तो जो स्टेटमेंट होता है एक्सप्रेसेस एन असम्पशन, वो जो है एक अनुमान एक्सप्रेस करता है, यानी अनुमान के विषय में बताता है, अनुमान लगाता है। एंड द क्वेश्चन टैग एक्सप्रेसेस कंफर्मेशन, और क्वेश्चन टैग कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, या क्वेश्चन टैग कंफर्मेशन को एक्सप्रेस करता है ऑफ द असम्पशन। यानी जो हमने अनुमान लगाया है, जो अस्यूम किया, अस्यूम से असम्पशन बना है, तो जो हमने अस्यूम किया है उसको कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग होता है। यानी क्वेश्चन टैग अगर यूज किया है तो वो कंफर्म माना जाता है, ये इसका अर्थ हुआ। सो सच स्टेटमेंट हैज टू पार्ट्स। इस तरह के स्टेटमेंट के टू पार्ट्स होते हैं, वन इज स्टेटमेंट, वन इज क्वेश्चन टैग। जैसे दे आर ऑन हॉलीडे, ये क्या है, एक स्टेटमेंट हो गया, ये हमने साधारण से एक बात कह दी, दे आर ऑन हॉलीडे, ठीक है। एंड आने, आने मीन्स आंट दे, तो आंट दे क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, मतलब कि क्या नहीं है हॉलीडे पर, यानी कि वो हॉलीडे पर ही हैं। इस तरह से ये कंफर्म हो गया, यानी वे हॉलीडेज पर या हॉलीडे पर ही हैं। तो इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, और इसको हम जैसे टुमारो विल बी हॉलीडे, वॉन्ट इट, राइट। तो टुमारो विल बी हॉलीडे, वॉन्ट इट, तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक है। एंड क्वेश्चन टैग के बाद है फिर मेन वर्ब्स, और मेन वर्ब्स की जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मेन वर्ब्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मेन वर्ब्स, वी सो दैट नेगेशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ ऑक्सिलरीज इज एक्सप्रेस्ड बाय मॉडिफाइंग द ऑक्सिलरी और रिवर्सिंग द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी। हमने देखा, वी सो दैट नेगेशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ ऑक्सिलरीज, यानी ऑक्सिलरीज का नेगेशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज का जो इंटेरोगेशन है यानी प्रश्नवाचक है या निषेधात्मकता है, इज एक्सप्रेस्ड बाय मॉडिफाइंग द ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरीज को मॉडिफाई करके एक्सप्रेस किया जाता है, और रिवर्सिंग द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी, या फिर सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी की पोजीशन को रिवर्स करके किया जाता है। With main verbs the auxiliary is not used, यानी मेन वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं की जाती है। इन द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरी नहीं यूज की जाती है। एंड सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी ऑक्सिलरी यूज नहीं की जाती है। देयर इज ओनली द मेन वर्ब, उसमें केवल एक मेन वर्ब होती है। सिंपल प्रेजेंट में केवल मेन वर्ब होती है, पास्ट, सिंपल पास्ट में भी मेन वर्ब होती है, इनमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज नहीं की जाती है। देयरफॉर, इसलिए, फॉर शोइंग नेगेशन एंड इंटेरोगेशन, यहां पर नेगेशन और इंटेरोगेशन शो करने के लिए यानी प्रश्नवाचक स्थिति को दिखाने के लिए ए डमी ऑक्सिलरी डू इज इंसर्टेड, और इसलिए यहां पर एक डमी ऑक्सिलरी डू का प्रयोग किया जाता है, यूं कहिए इंसर्ट की जाती है, बीच में लगा दी जाती है। जैसे ही लव्स हर, तो ही लव्स हर का नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट लव हर, या ही डजंट लव हर। इस तरह से डज नॉट को हम शॉर्ट उसमें लिख करके डजंट लव हर भी लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। एंड शी बॉट सम पेन्स, ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, शी बॉट सम पेन्स। देन इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट बाई एनी पेन्स, ये मेरा मतलब इससे शी डिड नॉट बाई एनी पेन्स, या फिर शी डिडंट बाई एनी पेन्स। इस तरह से ये इसका जो नेगेटिव है सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट दोनों का नेगेटिव डज नॉट और डिड नॉट से बन गया ही, और इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गई, तो ही डजंट लव हर एंड शी डिडंट बाई एनी पेन्स, ये हो गया। इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होती है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक रूप, फॉर्म मतलब रूप। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में
क्या है, यू रीड नॉवेल्स, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। यू राउट पोएम्स, ये भी सिंपल पास्ट हो गया। अब इनका जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं वो डू और डिड को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, तो ये डमी ऑक्सिलरीज हैं, इनको हम डमी ऑक्सिलरीज कहते हैं क्योंकि मेन वर्ब के साथ यूज नहीं होती। बाकी सभी सेंटेंसेस में जो ऑक्सिलरीज हैं वो मेन वर्ब के साथ यूज होती है, जैसे हैज रेड, हैव रेड, हैज कम, तो ये विल राइट, तो ये सभी वर्ब्स के साथ यूज होती है। लेकिन सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस के साथ यानी मेन वर्ब्स के साथ ये ऑक्सिलरीज यूज नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर डमी ऑक्सिलरी को यूज किया जाता है। तो यू रीड नॉवेल्स, तो इसका इंट्रोगेटिव डू यू रीड नॉवेल्स, ही रोट पोएम्स, तो डिड ही राइट पोएम्स, ये हो गया। देन इज नोट, यहाँ पर अब हमको नोट पढ़ने की आवश्यकता है। एंड नोट क्या है, मेन वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब प्लस नॉट, इज ही इनोसेंट, आई बिलीव नॉट, यानी कि यहां पर इज ही इनोसेंट, आई बिलीव नॉट, यानी यहां पर बिलीव दैट ही इज नॉट इनोसेंट, यानी कि यहां पर मेन वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं कहीं कहीं तो भी वो क्या माना जाता है, तो भी वो पूरे सेंटेंस का फंक्शन माना जाता है। यानी मेन वर्ब के बाद कहीं कहीं हम इस तरह से नॉट लगा करके भी काम चला सकते हैं। इन सच सेंटेंसेज सो इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन अफर्मेटिव नाउन क्लॉज। in such sentences so is used, अच्छा, in such sentences so is used as a substitute for an affirmative noun clause, यहाँ पर मतलब जो है ना so का प्रयोग किया जाता है as a substitute for an affirmative noun clause के रूप में। is he innocent, I believe so, so इस यहाँ पर जो है so की जगह यहाँ पर हमने क्या लगाया है, not लगाया है। सी बी प्लस अफ्रेड नॉट भी यूज किया जाता है, बी प्लस अफ्रेड नॉट, एम आई राइट, आई एम अफ्रेड नॉट, या आई एम अफ्रेड का मतलब होता है आई एम सॉरी, तो आई एम अफ्रेड दैट यू आर नॉट राइट, आई एम अफ्रेड मीन्स या आई एम अफ्रेड का मतलब होता है वास्तव में सॉरी, सो आई एम अफ्रेड नॉट मीन्स आई एम सॉरी दैट यू आर नॉट राइट, सो आई एम अफ्रेड नॉट, तो मतलब आई एम अफ्रेड के साथ भी नॉट लगा करके इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। ये भी एक फॉर्म है, सिर्फ ये बताया गया है। डी आई नो हर, आई डू नो हर, आई डू नो हर क्या, ये एम्फटिक बनाना है किसी सेंटेंस को। आई नो हर मीन्स आई डू नो हर, इस तरह से हम किसी सेंटेंस को एम्फटिक बनाते हैं। आज के लिए यहीं पर ये ऑलरेडी 42 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो इसलिए आज के लिए यहीं तक, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, बात करेंगे और इसी तरह से फिर से आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। थैंक यू, बाय बाय।